भारत के संविधान में प्रस्तावना में ये शब्द आया है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, और दूसरा आया है कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता। इन दो से संबंधित आज महत्वपूर्ण प्रावधान जो अनुच्छेद 15 और 16 में हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम वर्मा, रिटायर्ड जज और अधिवक्ता उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के लिए। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 जो संविधान की है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना जो है उसके जो मैंने दोनों वाक्यांश बताए उनके संबंध में महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले ये जो समानता का अधिकार है उसका एक महत्वपूर्ण अंग ये है। समता के अधिकार के तहत ही जो चैप्टर है उसी के अंतर्गत ये दोनों अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। राज्य मतलब सरकार या सरकार के अंग। अनुच्छेद 15 का भाग यानी उपखंड 2 कहता है कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी एक के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश अथवा पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों, सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। अनुच्छेद 15 का उपखंड 3 कहता है राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। यानी ये अनुच्छेद 15 के 1 और 2 में जो सामान्य बातें बताई गई कि किन आधारों 5 आधारों पर कोई या उनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद या भेदभाव राज्य नहीं करेगा। साथ ही किसी सार्वजनिक स्थान पर कुआं, तालाब या कहीं ऐसी जगहों पर प्रवेश करने के लिए किसी जाति, लिंग, जन्म स्थान या वंश आदि के आधार पर या इसमें से किसी भी आधार पर कोई प्रतिबंध या शर्त नहीं लगाएगा, ये बताया गया। लेकिन अनुच्छेद 15 का उपखंड 3 उसका अपवाद है जो ये कहता है पहले तो लिंग के आधार पर कोई विभेद नहीं होगा, यह सामान्य नियम है। लेकिन यह जो उपखंड 3 है ये कहता है बच्चों और स्त्रियों के लिए राज्य अलग से स्पेशल कानून बना सकती है। इसी तरह एक अपवाद और भी है कि अनुच्छेद 15 का उपखंड 4 ये कहता है इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से रोकेगी नहीं, निवारित नहीं करेगी। अगला उपखंड 5 कहता है इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 खंड 1 के उपखंड 6 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों के लिए विधि द्वारा कोई विशेष उपबंध करने से निवारित यानी रोकेगी नहीं, जहाँ तक ऐसे विशेष उपबंध अनुच्छेद 30 के खंड 1 में विनिर्दिष्ट अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों से भिन्न है। शिक्षा संस्थानों में
जिनके अंतर्गत प्राइवेट शिक्षा संस्थाएं भी हैं, चाहे वे राज्य से सहायता प्राप्त हों या नहीं, प्रवेश से संबंधित है। यानी अनुच्छेद के अंतर्गत किसी भी अनुसूचित जात जनजाति के लिए या पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए प्रवेश के लिए, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए अलग से कानून या उनकी सुविधा के लिए, उनकी उन्नति के लिए कानून बना सकती है, जिसके तहत विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में रिजर्वेशन भी किया सकता है या स्पेशल कानून बनाई जा सकती कि इसके अंतर्गत केवल अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाएं जो उनके द्वारा खोली जाती हैं उनको छोड़ के, बाकी चाहे प्राइवेट हों चाहे सरकारी हों, सभी के लिए बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 6 जो बाद में जोड़ा गया, जो EWS से संबंधित है, उसमें कहता है कि अनुच्छेद 4 और इस अनुच्छेद के खंड 4 और खंड 5 जो मैंने OBC SC और के लिए और इसके लिए शिक्षण संस्थाओं के लिए हैं, उनके लिए, उनको छोड़कर भी उनके अलावा जो नागरिक हैं, उनके आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों की उन्नति के लिए कोई भी विशेष उपबंध करने से नहीं रोकेगी और ऐसे नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए कोई भी विशेष उपबंध करने से वहाँ नहीं रोका जाएगा, जहाँ तक कि ऐसे उपबंध ऐसी शैक्षणिक संस्थाओं में जिनके अंतर्गत अनुच्छेद 30 के खंड 1 में विनिर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं से भिन्न प्राइवेट शैक्षणिक संस्थाएं भी हैं, चाहे वे राज्य द्वारा सहायता पाने वाली हैं या सहायता ना पाने वाली हैं, प्रवेश से संबंधित हैं, जो आरक्षण की दशा में विद्यमान आरक्षणों के अतिरिक्त तथा प्रत्येक प्रवर्ग में कुल स्थानों के अधिकतम 10% के अधीन होगी। ये अनुच्छेद जो EWS के लिए बनाए गए, इसके अनुसार जो शैक्षणिक संस्थाओं में रिजर्वेशन या उनके लिए विशेष उपबंध जिस तरह OBC SC के लिए किया जाता है, उसी तरह उनके लिए भी किया जा सकता है। लेकिन ये जो अधिकतम 10% होगी और वह जो OBC SC ST का रिजर्वेशन है उससे अलग होगा। ये इस प्रावधान का मूल मकसद है और इसके तहत राज्य सरकार या केंद्र सरकार बार बार कानून बनाती रहती है। अभी नीट और दुनिया भर के सब जो नए निकल रहे हैं, पद निकल रहे हैं शिक्षण संस्थाओं के लिए, अलग उन्होंने आदेश पारित किए हैं, कानून बनाए हैं। इस तरह OBC SC ST का जो रिजर्वेशन है किसी शिक्षण संस्थाओं में या उनके लिए जो विशेष उपबंध है, उसके अलावा 10% तक, अधिकतम 10% तक अन्य नागरिक जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनके लिए ये कानून बनाने के अधिकार सरकार को देता है। अनुच्छेद 16 के प्रयोजन के लिए आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग कौन होंगे? वो राज्य द्वारा कुटुंब की आय और आर्थिक लाभ के अन्य सूचकों के आधार पर समय समय पर सूचित किए जाएंगे। अगला अनुच्छेद 16 है जो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता बताता है। यानी राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। ये सामान्य सिद्धांत है कि राज्य के अधीन किसी भी नियोजन, किसी भी पद या रोजगार में जो नियुक्तियां होती हैं उससे संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। ये तो हो गया सामान्य नियम। और आगे ही कहता है राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर ना तो कोई नागरिक अपात्र होगा, ना उससे विभेद यानी उससे डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा। यानी इसमें जो है धर्म, जात, लिंग, जन्मस्थान, निवास, उद्भव
मैंने किस कहा उसके डिसेंडेंट कौन है, डिसेंड कौन है वहाँ से। इसमें से किसी भी आधार पर या कोई विभेद इस नौकरियों में पद नियुक्ति में या नियोजन में नहीं किया जा सकता। इसके आगे जो है वो फिर आपको जो अनुच्छेद 16 का उपखंड 3 है वह फिर विशेष प्रावधान करता है, ये अपवाद स्वरूप आएगा। इस अनुच्छेद की कोई बात संसद को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के या उसमें से किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन आने वाले किसी वर्ग या वर्गों के पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में ऐसे नियोजन या नियुक्ति से पहले उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भीतर निवास विषयक कोई अपेक्षा भेद करती है। तो ऊपर तो हमने बताया कि यह अनुच्छेद ये बताता है कि जन्म स्थान, निवास स्थान, जाति, धर्म, इन आधारों पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा। लेकिन ये प्रावधान ये बताता है कि कोई भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार या कोई स्थानीय सरकार जो वहाँ पर लोकल परिस्थितियाँ हैं उसको देखते हुए कुछ पद या उनकी कुछ श्रेणियाँ ऐसा बना सकता है जिसके लिए वहाँ का निवासी होना जरूरी हो और तभी वह उसके योग्य होगा। अगला अनुच्छेद 4, 16 का उपखंड 4 ये बताता है कि राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं यानी रोकेगी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो ऊपर बताता है कि किसी जात, धर्म, भेद के वंश, निवास स्थान आदि के में से किसी के आधार पर कोई भेदभाव अवसर की समानता में नहीं होगा। लेकिन यह अपवाद, दूसरा अपवाद यह है, पहला तो हमने बताया कि लोकल जो निवासी हैं उनके लिए कुछ पद राज्य सरकार या केंद्र सरकार वहाँ की परिस्थिति को देखते हुए कर सकती है कि हाँ इस पद के लिए वही योग्य होंगे जो कि इस प्रदेश के रहने वाले हैं। बहुत सारे पद निकलते हैं। दूसरा यह है कि आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक दो आधार हैं। सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से राज्य सरकार, राज्य के मत में अगर उसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो उनके लिए विशेष कानून या विशेष नियम बनाने की स्वतंत्रता यह अनुच्छेद देता है। और आरक्षण के पदों के लिए नियुक्तियां या पद को आरक्षण करने के लिए राज्य को यह अधिकार देता है, जिसके तहत आरक्षण के कानून बनते हैं और समय समय पर उसमें लागू होते हैं। अनुच्छेद 4 का इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जातियों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधि उसी तरह है जैसा ओबीसी का पिछड़ा वर्ग का जैसे बताया, जैसे पिछड़ा वर्ग हुआ जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा है। तो शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लिए, साथ ही इस प्रावधान के अधीन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए उनके पक्ष में यदि राज्य सरकार मानती है कि उनका उनके प्रतिनिधित्व राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है तो राज्य के अधीन सेवाओं में किसी वर्ग या वर्गों के पदों पर परिमाणिक ज्येष्ठता सहित परिणामिक ज्येष्ठता सहित प्रोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी, यानी उपबंध कर सकेगी। ये प्रमोशन के संबंध में जो SC ST हैं उनके प्रमोशन के संबंध में उनके पक्ष में कानून बनाने का अधिकार ये अनुच्छेद राज्य को देता है। अनुच्छेद 4 ख
इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को किसी वर्ष में किन्हीं न भरी गई ऐसी रिक्तियों को जो खंड 4 या खंड 4 का के अधीन किए गए आरक्षण के लिए किसी उपबंध के अनुसार उस वर्ष में भरी जाने के लिए आरक्षित हैं, उतनी उत्तरवर्ती वर्ष या वर्षों में भरे जाने के लिए पृथक वर्ग की रिक्तियों के रूप में विचार करने से नहीं रोकेगी, और ऐसे वर्ग की रिक्तियों पर उस वर्ष की रिक्तियों के साथ जिसमें वे भरी जा रही हैं उस वर्ष की रिक्तियों की कुल संख्या के संबंध में 50% आरक्षण की अधिकतम सीमा का अवधारण करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा। ये एक तरह से बैकलॉग का जो ओबीसी एससी एसटी के रिजर्वेशन हैं उनके बैकलॉग के बारे में बताता है ये प्रावधान, ये अनुच्छेद, कि अगर किसी वर्ष मान लिया 100 पद हैं, 100 पद में से 50 मान लिया ओबीसी एससी एसटी के लिए रिजर्व हैं, लेकिन उस वर्ष वो 50 नहीं भरे जाते, 25 ही भरे जाते हैं। अब 25 खाली रह गए, नेक्स्ट ईयर में जो वैकेंसी मान लिया 100 आती है तो उस 100 वैकेंसी का 50% टोटल रिजर्वेशन हो जाएगा एससी एसटी ओबीसी का। उसके अलावा जो इस साल 25 पद रह गए थे जो भरे नहीं जा सके किसी कारण से या नहीं पूरे हुए, तो उन पदों को अतिरिक्त माना जाएगा, यानी 50 वो और 25 से 75 पद का रिजर्वेशन हो जाएगा। ये बैकलॉग कैरी फॉरवर्ड होता है, ये इस प्रावधान में बताया गया है और इसके लिए कानून बनाने की स्वतंत्रता राज्य को यह प्रावधान देता है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 16 का उपखंड 5 ये कहता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विधि के प्रवर्तन प्रभाव नहीं डालेगी जो यह उपबंध करती है किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलाप से संबंधित कोई पदधारी या उसके शासकीय निकाय का कोई सदस्य किसी विशिष्ट धर्म का मानने वाला या विशिष्ट संप्रदाय का ही हो। ये मान लिया कोई ऐसा धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था है तो वह प्रावधान कर सकती है कि उसका जो कोई पदधारी होगा या जो भी उसके शासी निकाय का कोई सदस्य होगा वह उस विशिष्ट धर्म या संप्रदाय का ही होगा। ये इस प्रावधान कर सकती है और ये इस अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं होगा। अनुच्छेद 16 का अनुच्छेद का उपखंड 6 बताता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त, जो मैंने आपको बताया एससी एसटी ओबीसी, और आगे वहाँ बताया कि महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए स्पेशल प्रावधान बनाए जा सकते हैं, तो जो विद्यमान आरक्षण हैं उनके अतिरिक्त प्रत्येक वर्ग में पदों के अधिकतम 10% के अधीन खंड 4 में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों के पक्ष में नियुक्तियों और पदों के आरक्षण के लिए कोई भी उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। और इसी प्रावधान उपखंड 6 के तहत जो EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो रिजर्वेशन है वह दिया गया है। ये 2019 में जोड़ा गया है ये प्रावधान। अनुच्छेद 18 कहता है कि राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। मैंने सरकार सेना और शिक्षा में जो उपाधि सम्मान देता है उसके अलावा कोई उपाधि प्रदान, पहले राय बहादुर और दुनिया भर की उपाधि, सर की उपाधि को देती थे ब्रिटिश सरकार, ऐसी कोई उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। केवल शिक्षा और सेना में सम्मान की उपाधि दी जाएगी। भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। यह भी इसी अनुच्छेद 18 में है कि विदेशी कोई उपाधि भी भारत का नागरिक प्राप्त नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है राज्य के अधीन लाभ विश्वास के किसी पद का धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा।
भारत का नागरिक जो नहीं है वह भी राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से, अगर मान लिया कोई विदेशी यहाँ पर एम्प्लॉयड है, किसी काम कर रहा है, तो वह राज्य के अधीन कोई उसको नौकरी दी गई या किसी पद पर रखा गया, तो वह बिना राष्ट्रपति की सहमति के विदेश का कोई उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता। राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति, जो भी मैंने राज्य के अधीन कोई पद धारण करता है, नहीं, जो भी सरकारी संस्थाएं हैं या सरकारी विभाग हैं उसका कोई पद धारण करता है, तो वह किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप से कोई भेंट, उपाधि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। कोई भी शासकीय बाहर विदेशी किसी देश का के अधीन कोई भेंट, उपलब्धि या पद, विदेशी सरकार का कोई पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। ये हुआ आपके अनुच्छेद 15 से 18 तक, 15-16 जो लिंग, जात, धर्म, जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है, और उसके कुछ अपवाद हमने बताया। इसी तरह आरक्षण के बारे में जो जनरल सामान्य नियम है कि सबको समान अवसर होगा, उसके अपवाद हैं कि विशेष परिस्थिति में जो लोग रहते हैं, जो शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, उनके लिए विशेष कानून बनाया जा सकता है जिसके तहत रिजर्वेशन दिया जाता है। SC/ST के लिए उसी तरह का है। तो एक बेसिक चीज़ ये है कि कोई कह सकता है कि ये भेदभाव है, रिजर्वेशन भेदभाव है। बेसिक चीज़ ये है, जो समता का अधिकार दिया गया विधि के सामने सभी समान हैं, सबको समान प्रोटेक्शन, संरक्षण देगी विधि, उसका अपवाद इसलिए है। रिजर्वेशन क्यों जरूरी है? इसलिए ज़रूरी बताया गया, जो संविधान बना उस समय बहुत लंबी चौड़ी बहस हुई, उसमें बताया गया कि ये समानता लाने के लिए जो बराबर नहीं है, जिनको आर्थिक रूप से, जिनको सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से जमाने से पिछड़े चले आ रहे हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए ये रिजर्वेशन ज़रूरी है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन का सिद्धांत प्रतिपादित किया है, जो बहुत पहले से है। उसके तहत विशिष्ट परिस्थितियों में जो समाज में पिछड़े थे, जिनको उचित सम्मान नहीं दिया जाता, जिनके पास साधन नहीं थे, जिनको पढ़ाई करने में बराबर नहीं थे, तो उनसे बराबरी तो बाकी लोगों की नहीं की जा सकती। इसलिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया, जिससे कि इनको ऊपर उठाया जा सके। इक्वलिटी एमंग इक्वल्स होता है, यानी समान लोगों के बीच समानता होती है, असमान लोगों के बीच समानता नहीं हो सकती। समानता लाने के लिए असामान्य लोग जो वंचित, दबे कुचले या जिनके पास साधन नहीं है, वो पढ़ाई नहीं कर सकते, ज़माने से पीछे चले आ रहे हैं, उनको हम कैसे उन लोगों के साथ समान रख सकते हैं, जो कि पहले से सब साधन संपन्न है, जो पहले से पैसे वाले हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पहले से उनकी सारी व्यवस्थाएं हैं, अच्छी ट्रेनिंग उनकी मिलती है, अच्छे परिवेश में रहते हैं। उनके साथ हम उन लोगों की बराबरी नहीं कर सकते जो कि पिछड़े हुए हैं, जिनको कोई साधन नहीं है, जिनको खाने के लिए नहीं था, जिनके पास पढ़ाई का साधन नहीं था, जिनको सामाजिक रूप से छोटा माना जाता था, उनसे बराबरी नहीं की जा सकती। इसलिए ये प्रावधान किया गया, जिनसे कि इनको अपलिफ्ट किया जा सके और इनको समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जा सके, इनको आगे बढ़ाया जा सके। और इसलिए इस प्रावधान किया गया है, उनकी उन्नति के लिए ये प्रावधान सरकार को करने का अधिकार इस संविधान में दिया गया है। ये आज का विषय समाप्त करते हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि मेरा इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, जिससे मैं आगे आप लोगों के समक्ष और अच्छे वीडियोस, अच्छी जानकारियाँ प्रस्तुत कर सकूं। आप लोगों
ने मेरा वीडियो देखा, सुना। मैं चाहता हूँ कि सभी को संविधान की बेसिक जानकारी होना ज़रूरी है। संविधान की ही नहीं, कानून की, संविधान की तो होनी ही चाहिए। आप बाकी कानूनों की भी सामान्य जानकारी सभी को होनी चाहिए। ये मेरा प्रयास है। नमस्कार, धन्यवाद। आपने देखा उसके लिए नमस्कार।